आपका खैर मकदम है, स्वागत है उमर साहब। सबसे पहले बात करेंगे जो पैन इंडिया नॉन बीजेपी ग्रैंड अलायंस हो रही है, इसका आप फेट क्या देख रहे हैं? हमारी तो कोशिश ये है कि बीजेपी को आने वाले इंतखाबात में एक मुकाबला जो है वो मिले, क्योंकि आम तौर पे बीजेपी ने ये कोशिश की मुल्क को बताने की कि अगले 20-25 साल तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कोई वैकेंसी नहीं है। और उनके लिए बदकिस्मती की बात यह है कि कुर्सी का फ़ैसला सियासी तंजीमें नहीं करती, मुल्क के जो वोटर हैं, मुल्क के आवाम हैं, फ़ैसला उनका होता है। और हमारी कोशिश ये है कि लोगों को बताया जाए कि पिछले 4.5 साल में किस तरह के हालात बनाए गए मुल्क में, किस तरह अच्छे दिन के बजाय ख़राब दिन देखने को मिले, किस तरह अंदरूनी तौर भी और बैनुल-अक़वामी सतह पे मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और उम्मीद करते हैं कि अगले इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री बीजेपी का नहीं होगा बल्कि किसी और पार्टी का होगा। उमर साहब, अगर फिर से बात करेंगे ग्रैंड अलायंस की, जिन्होंने बीजेपी ने ये क्लेम किया है कि ये जो सारी पार्टीज़ जमा हो गई हैं, आखिर में चुनाव के बाद, इलेक्शंस के बाद ये उनके साथ मदगम होंगी, मिलेंगी, ऐसी क्या बात है, किस तरफ इशारा कर रहे हैं ये? देखिए ना, पहले तो बीजेपी का ये मानना ही अपने आप में मुझे लगता है एक तरफ से हार को कबूल करना है, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि ये पार्टियां बीजेपी के साथ दोबारा मिल जाएंगी, उसका ये मतलब है कि बीजेपी को इन पार्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप फिर इस चीज़ को आगे बढ़ा के ये फिर तय इससे मतलब निकाल सकते हैं कि बीजेपी ने ये अंदर अंदर से कबूल कर लिया है कि उनको पिछली बार की तरफ पूरी मेजॉरिटी मिलेगी नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो एक बार मतलब जिन्होंने बीजेपी से जिनको एक ज़ख़म मिला है, जिनको चोट मिली है, वो शायद दोबारा ये गलती करेंगे नहीं। बीजेपी ने बदकिस्मती से, क्योंकि उनको एलाइज़ की ज़रूरत थी नहीं 2014 के बाद, उन्होंने अपने दोस्तों की ठीक तरह से परवरिश नहीं की, उन्होंने रिश्ता ठीक तरह से बनाया नहीं। आप देखिए, चाहे जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, आप जगह जगह देखिए तो बीजेपी ने दोस्तों के साथ सही बर्ताव किया नहीं। आगे जाके अगर बीजेपी को दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा उनके लिए नए सिरे से दोस्त बनाना। आखिर में जो 5 स्टेट्स में चुनाव चल रहे हैं अभी, छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना, मिज़ोरम, आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी का फेट? कुछ स्टेट्स में तो लग रहा है कि बीजेपी की एक बहुत ही ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस रहेगी। आम तौर पे लोग कहते हैं कि राजस्थान में तो बीजेपी को कोई गुंजाइश नहीं है, मध्य प्रदेश में कहते हैं कि कांग्रेस को एज है, छत्तीसगढ़ में मैंने कुछ खास सुना नहीं है, अब देखते हैं वहाँ के नतीजे क्या रहेंगे। तेलंगाना में जहाँ तक मैं जानता हूँ बीजेपी की कोई ख़ास प्रेजेंस है नहीं। तो अगर इन रियासतों में अगर 1-2 में भी बीजेपी को नुकसान हुआ, राजस्थान में आप मान के चलिए उनको नुकसान होना ही होना है, अगर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी जो है वो हार जाए, तो मुझे लगता है इसका एक जो ट्रेंड शुरू होगा वो जनरल इलेक्शन पे इसका बहुत भारी असर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी बात हो रही है, खास करके जो एपी चीफ मिनिस्टर्स का इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस या बात कुछ पार्टीज़ जो है उनका बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ ऐसा खास बात है नहीं, हमारा प्रोएक्टिव होने का कोई मतलब ही ज़्यादा बनता नहीं है। हम पहले से ही बीजेपी के ख़िलाफ़ रहे हैं, बनिस्बत कि वो लोग जो पहले बीजेपी के साथ रहे या उनके सहयोगी रहे और अब बीजेपी से अलग हो गए हैं। हमने तो पहले दिन से बीजेपी का मुकाबला किया। 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन हमने बीजेपी के ख़िलाफ़ लड़ा, ये जानते हुए भी कि अंदरूनी तौर पीडीपी वाले उनकी मदद कर रहे थे।
और 2014 का असेंबली इलेक्शन हमने बीजेपी के खिलाफ लड़ा और उसके बाद जम के बीजेपी की मुखालफत की। तो हमें इसमें कोई ज़्यादा पेशरफ्त करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी जो हाल के दिनों में आपने जो अर्बन लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या कहीं ना कहीं ये तो नहीं लग रहा आपको कि बीजेपी जो इनरोड्स बना रही है या बना चुकी है वो आपके चुनाव से बाहर रहने की वजह से हुआ? वो तो हुआ, वो तो जाहिर सी बात है। जो लोग जीते वो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया होता तो नहीं जीतते। ये चलिए कितने ज़्यादा वोट पड़ते नहीं पड़ते वो एक दूसरी बहस है, लेकिन इतना तो हम मान के चल सकते हैं कि श्रीनगर में मेयर अगर बनता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनता। क्या ये सही स्ट्रेटजी थी आपका चुनाव में पार्टिसिपेट ना करना? उन हालात में और कोई स्ट्रैटेजी हमारे पास थी भी नहीं। जो इशू हम जिस इशू को लेके हम इलेक्शन से बाहर रहे 35A और 370 को, और जिस तरह मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट में 35A को बल्दियाती इलेक्शन और पंचायती इलेक्शन से जोड़ने का काम किया, हमारे पास और कोई चारा था नहीं। और वैसे भी हमारे बाहर जाने के बाद तो सारे फैसले दिल्ली में ही हुए। ये पहली मर्तबा है कि यहाँ इलेक्शन का पहला फेज़ हुआ भी नहीं था और श्रीनगर के मेयर का लगभग ऐलान ही हो चुका था। उन्होंने हमारे बाहर रहने का फ़ायदा लिया कुछ शहरों में, लेकिन रियासत में हम उनको ये फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे। क्योंकि हालात की बात आप कर रहे हैं, हालात पे आपने ये भी कहा था कि अभी चूँकि जो यहाँ पर जो मॉस्को में बातचीत हो रही थी तालिबान के साथ हुई, तो इस पे आपने कंपेयर किया था, कंपैरिजन ड्रा किया था कि यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए थी। आपने यूज़ किया था लफ्ज़ स्टेक होल्डर्स। वो स्टेक होल्डर्स आपका कहने का मतलब किन की तरफ आपका इशारा था? तो कोई भी जो राय रखने वाले लोग हैं, यहाँ तक के अलायदगी पसंद जो तंजीमें हैं या लीडर हैं, जब पहले भी उनसे बात हो चुकी है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि हम इस तरह का कोई प्रस्ताव सामने रख रहे हैं। वाजपेयी साहब की हुकूमत के दौरान न सिर्फ हुर्रियत के लीडरों से बात हुई, बल्कि एक सीज़ फायर के बाद हिज़्बुल मुजाहिदीन के कुछ कमांडरों ने भी बातचीत के लिए जो है एक मंजूरी दिखाई। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप मॉस्को जाके उस कमरे में रह सकते हो और आप कहते हो ये नॉन ऑफिशियल है, तो ठीक है ना। हम भी आपसे नहीं कहते कि राजनाथ सिंह जी को यहाँ आके बातचीत करनी चाहिए या प्रधानमंत्री को यहाँ आके बात करनी चाहिए। अगर आप तालिबान के साथ नॉन ऑफिशियल, वो देखना अपनी कैपेसिटी में तो गए नहीं, उनका टिकट खर्चा वगैरह नुमाइंदगी वो हिंदुस्तान की ही कर रहे थे, तो ठीक है आप किसी नॉन ऑफिशियल को यहाँ भेजिए। यहाँ तक कि अगर आपने दिनेश्वर शर्मा साहब को एक नॉन ऑफिशियल के तौर पर यहाँ रखा हुआ है, उसी को मैंडेट दे दीजिए, वही कमरे में बैठे और इनसे बात करें। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर अफ़गानिस्तान के लिए ऐसी चीज़ ठीक है तो जम्मू कश्मीर के लिए क्यों नहीं? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एज वेटरन पार्टी मैंडेट दिया जाए कि ये इनिशिएटिव वो लें, जैसे कुछ पार्टीज़ ने इनिशिएटिव लिया था कि ये मॉस्को समिट हुआ, तो इस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या है? अब हमारा इनिशिएटिव लेने का हमने बात छिड़ी, हमने पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये बात आगे रखी, लेकिन ये तो हमें मान के चलना होगा कि चाहे वो हुर्रियत हो, चाहे वो दूसरे अलायदगी पसंद तंजीमें हों, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं चाहिए, ना मैं उनको कुछ देने की पोजीशन में हूँ। अगर उनको कुछ चाहिए तो मरकज़ से चाहिए, अगर उनको कुछ चाहिए तो बैनुल अक़वामी सतह पे चाहिए। हम तो सिर्फ बातचीत के लिए मतलब एक साजगार माहौल बनाने में एक हाथ बटा सकते हैं, लेकिन देने के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं। देने का काम तो मरकज़ ने करना है। तो हमने तो इनिशिएटिव लिया, हमने कहा ना आप बात करिए, क्योंकि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि हम हुर्रियत के साथ बातचीत चाहते नहीं हैं, कि हमें कहीं ख़तरा लगता है कि हुर्रियत के साथ अगर बातचीत होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई वजूद नहीं होगा। हम कहते हैं ना आप सबसे बात करिए, इस मसले का हल निकालिए, और इस हल में अगर लोगों को दोबारा अमन का एक माहौल मिलेगा तो हम सबकी इसमें कामयाबी होगी।